हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। गाइस, आपका प्रदर्शन अगले वीडियो में काफ़ी बेहतरीन था, इसलिए मैं समय ज़्यादा नहीं लेते हुए अगला वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं। चलिए, इसमें भी आप अपना प्यार हमें दिखाइए और प्रश्न का सही आंसर देने का ज़रूर प्रयास कीजिए। तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं और ऑप्शन काफ़ी क्लियर आपको विजिबल हो रहा होगा। अगर विजिबल नहीं है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, अगले वीडियो में मैं इसको सुधारने का प्रयास करूंगा। तो गाइस, जो कि पूर्व से पश्चिम यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की लंबाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर की हमें लंबाई देखने को मिलता है। चलिए, इसके बारे में हम और भी जानकारी थोड़ा सा प्राप्त कर लेते हैं। काफ़ी इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जीके का मतलब क्या होता है, बहुत सारा ज्ञान। ठीक है, तो ये हमें पूछा कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है, लेकिन हमें और भी इसकी लंबाई पता करना है। जैसे कि कश्मीर टू कन्याकुमारी गीत भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए आपको याद रखना है। तो गाइज, आपको बताना है कि जो भारत है ये किस गोलार्ध में बिलोंग करता है, यानी किस गोलार्ध में भारत स्थित है। तो ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए कि जो 42.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर, इसका मध्य से होकर गुजरता है कौन, ये जो लंबाई है ये हम कहें जो कि देश का एक मानक समय है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड समय है उससे भारत की जो समय है वो कितना आगे है, अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किए थे, जो कि सही आंसर होगा 5.5 घंटा स्टैंडर्ड समय से ज़्यादा है। यानी ग्रीनविच में जो समय है उससे 5.5 घंटा ये हमें ज़्यादा भारत में देखने को मिलता है। ओके, और इस प्रश्न में अभी हमने क्या देखा कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर टू कन्याकुमारी की अगर हम बात करें तो वो 3214 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए काफ़ी बेहतरीन में लेकर आया हूँ, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ऐसा प्रश्न मैं आपके लिए नहीं लेकर आया हूँ जो कि वेस्ट ऑफ टाइम हो। गाइज, प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और आपको बताना है कि भारत की जो तट रेखा है इसकी लंबाई कितनी है। तो गाइज, तट रेखा की बात कर रहा है, यानी जो भारत है गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक के राज्य के सीमा की बात कर रहा है, उसकी लंबाई कितनी है। तो गाइज, 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर इसका सही आंसर होने वाला है, और इसमें सबसे ज़्यादा गुजरात की तटरेखा देखने को मिलता है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई हमने अगले क्लास में चर्चा किया था कि वो 15,200 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों से ही जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन द्वीपों के सीमा को भी ऐड करके इसका लंबाई हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, देखिए, बेहतरीन आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। चैनल को लाइक और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने उल्टा कहा, पता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं उल्टा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये सही इसका कहने का हमारा उद्देश्य था, जो कि हम सही नहीं कर पाए। चलिए, कोई बात नहीं। तो हमने अभी क्या सीखा कि जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा का मतलब हुआ कि गुजरात से लेकर हरियाणा, हरियाणा नहीं, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और इधर के जो राज्य है एवं बांग्लादेश, इसकी स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो वो 15,200 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित तो इसकी जलीय सीमा, जल सीमा का बात कर रहा है, वो 7,516.6 किलोमीटर है। मुख्य जो धाला स्थलधि सॉरी भाई, क्या जो हो रहा है आज हमारा, मुख्य धरातलीय जो भाग है वो उसकी समुद्र सीमा लगभग थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। इतना भी स्पीड हमें पढ़ाना नहीं, हमको बिल्कुल आसानी से समझाना है आपको।
गाइस सुनिए, मेरा बात एकदम सुनिए जरा गौर से। सिर्फ ये बोल रहा है कि मैनलैंड की बात कर रहा है। मैनलैंड का मतलब गुजरात हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। इसकी सीमा केवल 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप को एवं लक्षद्वीप को अगर ऐड करें तो उसकी सीमा कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो इसकी सीमा बढ़कर 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका आंसर क्या होगा मैं देखने का प्रयास करूंगा। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इस ग्लोब में भारत इतना सा दिखता है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। जिसका क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को पहले ही कर चुके होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है। 2.4% ये कुल क्षेत्रफल रखता है। लेकिन इसमें हमें और भी एडिशनल जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए क्योंकि हमें इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है। अद्यपि हमारा देश का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है, किंतु यहाँ पर विश्व की लगभग 16% जनसंख्या क्या करती है गाइज? निवास करती है। यहाँ की जो प्राकृतिक बसावट है, संसाधन की क्षमता है आदि को देखते हुए जॉर्ज बी क्रेसी ने अपने भूगोलीय पुस्तक में लिखा था, जिसका नाम क्या था? एशिया की भूमि और निवासी। क्या था उस पुस्तक का नाम? इस पुस्तक को भी पूछ लिया जा सकता है गाइस, याद रखिएगा। जॉर्ज बी कैरेसी द्वारा लिखी गई एशिया की भूमि और निवासी में लिखा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही है। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है गाइस। महाद्वीप कहलाने का उतना ही है, इसमें और भी लिखना चाहिए था हमें, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कोई बात नहीं, हमारा आंसर जो कि इसका ऑप्शन बी सही था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वत के अंतर्गत आता है? पर्वत यानी पहाड़ हमें देखने को मिलता है गाइस। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन ए रहने वाला है। ऑप्शन ए 10.7%, जो कि हमें भारत में क्या देखने को मिलता है? पर्वत क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है, जो कि ये कह रहा है हिमालय पर्वत के बारे में। उसकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या उससे अधिक भी हो सकता है। समुद्र तट से 305 से लेकर 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ी भी देश के लगभग 18% भाग में फैले हुए हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है? अभी हम केवल पर्वत के बारे में पढ़ें जो कि था 10.7%, लेकिन इसमें पहाड़ों को भी ऐड कर लिया गया है। तो आपका गलती से भी ये आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि हम इसको ऐड किए हैं पहाड़ों को भी। तो गाइस, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 29.3% भारत में पर्वत एवं पहाड़ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने देख लिया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या होगा आपको बताना है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया जाता है? तो गाइज, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि भारत एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जहाँ पर हमें छोटनागपुर के पठार और बहुत सारे ऐसे पठार देखने को मिलता है जिसमें काफ़ी रिच संसाधन है। उससे कोयला, लोहा आदि संसाधन हमें देखने को मिलता है और उसका विस्तार हमें भारत के ज़्यादातर हिस्से में देखने को मिलता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है। यार,
हमने तो डी किया था, लेकिन ऑप्शन सी इसका सही क्यों है? यही, कोई बात नहीं, गलती हो जाता है। हम शायद कोई दूसरे प्रश्न के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि दिमाग तो एक जैसा हमेशा रहता नहीं है। तो गाइज इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन सी है, 27.7% भाग पर क्या पाया जाता है? पठार पाया जाता है। प्लेटू ऑफ का मतलब प्लेटू का हिस्सेदारी है 27.7% पर। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या उससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ियाँ भी देश के 18% भाग पर फैली है। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। समुद्र तट से 305 से लेकर 915 मीटर तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार देश के 27.7% भाग पर हमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गाइज सॉरी फॉर दिस, हमने आपको सही आंसर बताने में असमर्थ रहा, क्योंकि गाइज बहुत ऐसे बुक्स हैं जहां से हमें गलत सोर्स मिल जाते हैं और इसका सही आंसर हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा हमें बहुत सारे एग्ज़ाम में भी देखने को मिला है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जितना भी लाया हूँ सब ऑथेंटिक है और काफ़ी रिसर्च के बाद लेकर आया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? यहाँ पर मैदान का बात कर रहा है, इसलिए आपको बताना है कि मैदान कितना प्रतिशत है। आपको देखने को मिलता है जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये सब क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा राज्य हमें देखने को मिलता है, तो मैदान भी ज़्यादा ही होगा। और अभी हमने कुछ ऐसे प्रश्न किए जहाँ पर 10% हमें पर्वत देखने को मिला, पर्वत एवं पहाड़ दोनों देखने को मिला 18% भाग में, 27% भाग में हमें पठार देखने को मिला। तो जो ऑप्शन डी बच गया है वही इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है गाइस। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है। यहाँ पर आपका विश्लेषण है, आप जरूर समय मिले तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं, अन्यथा हमने आपको बहुत सारे ऐसे जानकारी इस वीडियो में दे ही दिया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है? बहुत स्पीड पढ़ दिया गाइस आपके लिए, बहुत स्पीड। इतना स्पीड नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा समझा कर पढ़ना चाहिए। भारत भी हम बहुत ही बड़ा बना दिए। ये है भारत। हाँ, तो भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है वो कितना किलोमीटर नहीं मील तक फैला हुआ है। तो गाइस भारत के जो प्रादेशिक जल सीमा है ये 12 मील तक फैला हुआ है। कितना? 12 मील तक। और इसी क्षेत्र में वो अपने की जितना भी गतिविधियां है उसको कर सकता है। ओके, तो गाइज इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 12 मील तक कर सकता है। भारत का जो संलग्न क्षेत्र है यानी कंटीजिनियस जोन है वो प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो अभी हमने देखा कि जो 12 है प्रादेशिक जल सीमा है, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। तो 12 का दोगुना कितना होता है? 12 का दोगुना होता है 24 मील तक जो कंटीजिनस जोन है वो हमें देखने को मिलता है। इसका विश्लेषण हमें देखने को मिलता है कि अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न जोन, जिसे हम कंटीजिनस जोन भी कहते हैं, आधार रेखा से जो समुद्र में 12 समुद्र मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं कि इस क्षेत्र में वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो पहला है सफाई का अधिकार है, सीमा शुल्क वो वसूल कर सकता है, और तीसरा वित्तीय अधिकार है। इस चीज़ को इस सीमा के अंदर वो कर सकता है कौन? भारत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो कि है भारत का जो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र है यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है
वो संलग्न क्षेत्र से कितना दूरी पर है। तो हमने देखा कि जो संलग्न क्षेत्र है वो 12 किलोमीटर तक है। उसके बाद हमने देखा कि जो कंटिन्यूस जोन है वो 24 मील तक है। उसके बाद जो कंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो हमें 100 मील तक देखने को मिलता है। 100 या 200, ये इस बात का गाइज मेरे ख्याल से इसका 200 मील होगा। हमने 200 मील इसको पढ़ा था, 200 मील इसको पढ़ा था। 200 मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसमें भारत को क्या क्या अधिकार दिया जाता है। पहला कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह से अधिकार प्राप्त है। पहला कि 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। भारत चाहे तो उन क्षेत्रों में जाकर वो अपना आर्टिफिशियल द्वीप जो है वो क्रिएट कर सकता है। दूसरा है कि वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार उन्हें मिल जाता है। तीसरा है कि आधार क्षेत्र से यानी 12 माइल से लेकर 200 समुद्री माइल तक ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है यहाँ पर भारत प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई जो भारत का सबसे बड़ा तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ से देश के 75% देश में तेल का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। तो गाइज़ आई होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई गलती हो गया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो में हम उस पर सुधार कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपके 10 में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन में जीके से मात्र 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं रोज़ मॉक टेस्ट के रूप में आपके सामने 10 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। मैं कल फिर आपके सामने कुछ इसी प्रकार के प्रश्न लेकर आऊँगा। इसीलिए ज़रूर गाइस ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एक बार हमारा यूट्यूब फैमिली बड़ा होने दीजिए, उसके बाद हम काफ़ी कुछ इसमें परिवर्तन करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। देखने के लिए धन्यवाद।